प्यारे किसान भाइयों, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता, इनोवेशन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बठिंडा से। तो आज हम बात करेंगे जो कटड़ियाँ और बछड़ियों का पैदाइश होती है, उनकी साम्भ संभाल हम लोगों को कैसे करनी चाहिए ताकि उन बछड़ियों का जो भार है, शरीर का भार है, जल्दी से जल्दी वो गेन हो सके और उनका पूरा भार बन सके। लेकिन सबसे पहले मैं बात आपसे ये करना चाहूँगा, जब माँ के पेट के भीतर या बच्चेदानी के भीतर कटड़ी बछड़ी तकरीबन 6 महीनों की हो जाती है तो उसका शरीर का विकास बहुत तेज़ी से होता है, बहुत तेज़ी से उसका शरीर की बड़ा विकास होता है। तो ऐसे में उस माता को, उस गाय को या उस भैंस को हमें उसकी नॉर्मल खुराक के साथ साथ जो उसके पशु को शरीर को मेंटेन करने के लिए और दूध की प्रोडक्शन के लिए दी जाती है, बच्चे के शरीर के विकास के लिए भी हम लोगों को कुछ स्पेशल खुराक उस माँ को देनी पड़ती है ताकि बच्चे का शरीर का विकास भी प्रॉपर रूप से चलता रहे। 6ठे महीने की उम्र में जब प्रेगनेंसी 6ठे महीने की होती है तो उसमें हम लोग उस माँ का 1 किलो राशन इंक्रीज कर देते हैं। 7वें महीने 1.25 किलो राशन, 8वें महीने 1.5 किलो राशन और 9वें महीने 1.25 किलो से 2 किलो राशन इंक्रीज कर दिया जाता है। तो उसमें बच्चे का विकास बहुत ही बढ़िया होता है। दूसरी बात आती है, जब प्रेगनेंसी का 7वां या 8वां महीना होता है, कई बार गाय या भैंस के पेट के अंदर काफ़ी वर्म की प्रॉब्लम होती है। पेट के अंदर, जिसको हम मलप बोलते हैं या कीड़े बोल देते हैं, पेट के अंदर होते हैं। और नॉर्मली हम ऐसा मानते हैं कि अगर 7वें या 8वें महीने उस माँ के पेट के कीड़ों का बंदोबस्त कर दिया जाए या पेट के कीड़ों के लिए उसको कोई भी कीड़े मारक दवा दी जाए जो प्रेगनेंसी में सेफ हो, जिसमें हम नॉर्मली फनबेंडाजोल का यूज़ करते हैं, तो 7वें और 8वें महीने लगातार 2 महीने ये दवाई देने से जो आगे माँ बच्चे को जन्म देती है और दूध पैदा करती है, उस दूध के भीतर जो पेट के कीड़ों के अंडे बिल्कुल भी नहीं आते, क्योंकि उससे पहले ही हम लोग पेट के कीड़ों को ये दवा देके मार देते हैं। और अगर हम ये दवा नहीं देते तो माँ के जो दूध पैदा होता है, उस दूध के भीतर ये कीड़ों के अंडे आ जाते हैं और जब बच्चा इस दूध को पीता है तो ये अंडे बच्चे के पेट में चले जाते हैं और 10-12 दिनों के अंदर ये पूरे मलप बन जाते हैं और जिसके कारण बच्चे के शरीर का विकास कभी हो नहीं पाता। इसलिए अगर हम उसकी माँ को ही 7वें-8वें महीने उसकी प्रॉपर से डीवर्मिंग कर दें तो उसमें यह समस्या से हम लोग बचे रहते हैं और बच्चों का विकास बहुत जल्दी होता है। आगे बात यह, जब बच्चे का जन्म होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो हमको किस बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले जब बच्चे का जन्म होता है, उस बच्चे को कई बार, जब बच्चे के जन्म से पहले जो वाटर बैग रप्चर करता है, जब पानी का बुलबुला टूटता है, कई बार ये पानी का बुलबुला अंदर ही टूट जाता है, तो ये पानी उसकी कुछ क्वांटिटी उसके मुंह के भीतर या उसकी नाक के भीतर भी एंटर हो जाती है, जिसमें उस बच्चे को सांस लेने की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। सबसे पहले जब ही बच्चा जन्म लेता है, हम लोगों को बच्चे को सांस दबाने की प्रक्रिया को बहाल करना पड़ता है, जिसमें नॉर्मली हमने देखा है कि अगर हम लोग उसकी नाक को सिक्यूज करें, उसको निचोड़ के उस पानी को निकालने की कोशिश करें, उसके मुंह में दोनों तरफ से उंगलें डाल के उस मुंह के भीतर जो जाले फंसे हैं उसको निकालने की कोशिश करें, या उसके कानों में फूंके मार के उसको निकालने की कोशिश करें, तो बच्चों का सांस नॉर्मली चलने लगता है। अगर बच्चों का सांस नॉर्मली चलने लगता है तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर बच्चों का सांस इस नॉर्मल प्रक्रिया से नहीं चलता तो फिर हम लोगों को बच्चों को उसकी पिछली टांगों को पकड़कर उल्टा लमका देना चाहिए ताकि उसका सिर और अगली टांगें नीचे रहें और उसकी अगली टांगें हम लोग ऊपर रखें। तो ग्रेविटेशनल इफेक्ट के अंडर जितना भी उसके ऊपर पानी वगैरह होगा, उसकी नाक के भीतर पानी होगा, उसके मुंह के भीतर पानी होगा या गले के भीतर कुछ पानी अटका होगा, वो निकलने का प्रावधान बन सकता है और वो निकल जाता है। और अगर हम लगातार उसको सक्यूज करते रहें तो सारा पानी ही निकलने की व्यवस्था बन जाती है।
उसके बाद अगर सारा पानी निकल जाता है तो फिर भी उसके बाद हम बच्चे को ऐसी टेढ़ी जगह पे लिटाते हैं जहाँ पे उसका पीछा ऊपर हो और उसका मुंह आगे को थोड़ा सा नीचा हो, ताकि अगर कोई 1 या 2 या 4 ड्रॉप उसके भीतर पानी के अभी भी फंसे हैं तो भी स्लांटिंग पोजीशन में वो बाहर आ जाएं और बच्चा सांस लेने लग पड़े। नॉर्मली हमने देखा कि बच्चा ऐसे सांस लेने की प्रक्रिया उसमें बहाल हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि अभी भी ये प्रक्रिया बहाल नहीं हुई तो आप लोग छाती से, दोनों हाथों से छाती को बार बार प्रेस करके अस्कल्टेशन करनी पड़ती है, जिसके कारण उसकी जो सांस लेने की प्रक्रिया बहाल हो जाती है और बच्चा बच जाता है। ये सबसे अति अनिवार्य है, क्योंकि अगर रेस्पिरेटरी फेलियर होता है तो उसके कुछ ही आधे घंटे के भीतर या पौने घंटे के भीतर, 1 घंटे के भीतर बच्चे के मरने की संभावना हो जाती है। दूसरी बात, जब उसकी रेस्पिरेशन बहाल हो जाता है तो दूसरा काम जो हम लोगों को करना पड़ता है वो नेवल कॉर्ड ट्रीटमेंट। जो बछड़े का नाड़ुआ होता है, यह नॉर्मली जब बच्चा पैदा होता है नाड़ुआ अपने आप टूट जाता है, लेकिन कुछ केसेस में अगर नहीं भी टूटता तो आप लोगों को एक स्टरलाइज्ड कैंची लेके, सीजर जिसको आप बोलते हो या कैंची बोल देते हो, उसको बीटाडीन के सोल्यूशन में डिप करके कम से कम 2-3-4 मिनट के लिए उसको बीटाडीन के सोल्यूशन में रखो और धुन से 2 इंच की दूरी पे उसको काट देना चाहिए और उसके ऊपर बीटाडीन का लेप भी कर देना चाहिए। लेकिन अगर वो अपने आप टूट जाती है तो फिर भी सभी किसान भाइयों को ये बोलना चाहता हूँ कि आप अपने पास बीटाडीन रखिए और यूं ही बच्चे पैदा होते हैं सुबह शाम 2 वक्त उसके जो सिरा है, उसके नाड़ू का सिरा है, उसके ऊपर बीटाडीन लगाते रहिए। अगर हम ऐसी व्यवस्था नहीं करते तो कई बार उस टूटे हुए नाड़ुए के जरिए जमीन से कई बार बैक्टीरिया या जीवाणु या कीटाणु अंदर उसके एंटर हो जाते हैं, तो उसमें बछड़ों को कई तरह की दिक्कतें आती हैं। जैसे कई बार उसके नेवल एब्सेस बन जाता है, उसकी धुन के ऊपर फोड़ा बन जाता है जिसके भीतर रेशा भर जाता है, और जब तक ये एब्सेस नहीं पकता तब तक उस बछड़े को टेम्परेचर भी रहता है और उसमें पशु को, बच्चे को परेशानी भी झेलनी पड़ती है। और धीरे धीरे अगर हम लोग उसकी हॉट फर्मेंटेशन करें या उसको गर्म चीज़ की टकोर करें तो भी उसको पकने में कई दिन लग जाते हैं, लेकिन जब वो पूरा पक जाता है तब उसको चीरा देके हम लोग उसका सारा रेशा निकाल देते हैं। और रेशा निकालने के बाद भी उसकी लगातार हम लोगों को पट्टी करते रहना चाहिए, लेकिन उसको पूरा भरने में तकरीबन फिर भी 5 से 7 या 10 दिन लग जाते हैं। और इसलिए इस प्रकार हम लोग उस बच्चों को नेवल एब्सेस से बचा के रख सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि नेवल एब्सेस बनने के बाद भी इस रेशे के जो जरासीम हैं ये खून के जरिए पशु के जोड़ों में चले जाते हैं, बछड़े के जोड़ों में जाके सेटल हो जाते हैं, तो उसमें घुटने की या गोडे जिसको आप बोलते हैं या नीस जॉइंट है उसकी भी सोजिश आनी शुरू हो जाती है, जिसको हम लोग जॉइंट इल बोलते हैं। लेकिन अगर हम लोगों ने पहले दिन से ही इस इन्फेक्शन को बीटाडीन का पेंट करके, सुबह शाम पेंट करके अगर इसको बचाने की कोशिश करेंगे तो ना तो इसमें नेवल एब्सेस होगा, ना ही इसमें जॉइंट इल की प्रॉब्लम आएगी। तीसरी बात है, कई बार जो हमारा नाड़ुआ होता है ये हमेशा हम बछड़ों को कच्ची मिट्टी पे या ज़मीन पे रखते हैं तो ये मिट्टी के कांटेक्ट में आता रहता है। कई बार अगर उस मिट्टी में कभी टेटनस के स्पोर्स हों तो कई बार टेटनस के स्पोर इस नाड़ुए के जरिए अंदर चले जाते हैं और पशु को टेटनस होने का भय भी बना रहता है। बहुत से केसेस में अक्सर ऐसे पाया गया है जब उस जमीन के भीतर, उस सॉइल के भीतर ये टेटनस के स्पोर्स हों तो बछड़ों में भी कई बार टेटनस का अटैक आ जाता है। और अगर एक बार टेटनस का अटैक आ जाए तो सारा बछड़ा बिल्कुल अकड़ जाता है, फिर उसके बचने की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाती हैं। इसलिए हमको हमेशा ही अगर जितना हो सके उस नाड़ुए के ऊपर सुबह शाम 2 टाइम जब तक वो बिल्कुल सूख नहीं जाता उसको बीटाडीन का पेंट करना चाहिए। और अगर हो सके, आप ठीक समझते हो तो आप लोग टेटनस टॉक्साइड का टीका भी उसमें यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों का जो बच्चे हैं ये नेवल एब्सेस से, जॉइंट इल से और तीसरी बात जो इसके टेटनस के अटैक से बचे रहेंगे। तीसरी बात, ये पेंट करने के बाद बच्चे के शरीर को सुखाना बहुत ज़रूरी होता है। नॉर्मली हमने देखा है कि जो बच्चे की माँ है उसकी जीभ थोड़ी सी हार्श होती है, थोड़ी सी रफ होती है, वो बच्चे को चाट के उसको अपने आप सुखा लेती है। ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, कई माएँ
बच्चे को पहचानती ही नहीं, स्पेशली जो फर्स्ट काफ ईफर्स होते हैं, जो पहली बार बच्चा पैदा करती हैं, वो थोड़ी सी अचंभित हो जाती हैं और कई बार बच्चे को चाटती नहीं है। अगर आप लोगों को कोई ऐसी परेशानी लगती है कि माँ बच्चे को चाट नहीं रही, तो आप एक सूखा, साफ और कॉटन का कपड़ा लेके बच्चे को अच्छी तरह से सुखा दीजिए, ताकि बच्चे को स्पेशली सर्दी के दिनों में जो ठंड लगने की संभावना वो बिल्कुल भी ना बने और बच्चे को बिल्कुल नॉर्मल निमोनिया के अटैक से हम लोग ऐसे बचा के रख सकते हैं। लेकिन आगे बात आती है, बच्चे के जन्म के पश्चात जब तीनों चीज़ों को आप लोगों ने ख्याल कर लिया, तो एक आध घंटे के बाद या 1 या 1.5 घंटे के बाद बच्चा अपने आप ऑटोमेटिकली खड़ा होना शुरू कर देता है। जब बच्चा खड़ा होना शुरू कर देता है, तब आप लोगों को बच्चे को माँ का जो पहला दूध है, जिसको हम लोग कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं या आप लोग उसको खीस बोल देते हो, वो बच्चे को पिलाना अति ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे बच्चे को ये खीस कितना पिलाया जाता है, जितना बच्चे के शरीर का भार होता है उसका 10वां हिस्सा। अगर मान लो कि बच्चे का शरीर का भार 30 किलो है, तो आप लोग उसको 3 किलो खीस को पिलाना है, 1.5 किलो एट ए टाइम और 1.5 किलो शाम के वक्त। अगर 2 टाइम आप लोग खीस उसको डिवाइड करके पिलाओगे तो बहुत अच्छी है। लेकिन अगर कई बार हम बच्चे को माँ से सीधा दूध पिला देते हैं, सीधा खीस पिला देते हैं, तो उसमें कई बार अगर बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा खीस पी ले, ज़्यादा दूध पी ले, तो उस खीस के भीतर जो प्रोटीन्स की मात्रा होती है और स्पेशली प्रोटीन्स की और कुछ मिनरल्स की और कुछ विटामिन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जहाँ तक प्रोटीन्स की मात्रा का सवाल है, इसमें केजियन प्रोटीन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और इसके साथ साथ ही इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जो भी एक तरह के ऐसे प्रोटीन्स हैं जो पशु के बछड़े को शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत प्रदान करते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा इसकी मकदार देंगे, तो जो दूध के प्रोटीन्स हैं, जो बौले के प्रोटीन्स हैं या खीस के प्रोटीन्स हैं, वो पेट में कोआगुलेट कर जाते हैं, जम जाते हैं, जिसमें बच्चे की लूज मोशन लग जाते हैं। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का एक कैरेक्टर ये भी है, ये बच्चे को इंटेस्टाइन्स को बिल्कुल साफ कर देता है। लेकिन अगर हम इसकी मिकदार ज़्यादा देंगे तो कई बार बच्चे को लूज मोशन लग जाते हैं। और स्पेशली ये देखा गया कि गर्मी के दिनों में इस लूज मोशन के लगने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, क्योंकि जो बच्चे का शरीर है इसमें तकरीबन 70% पानी होता है। केवल दूध पिलाने से बच्चे में पानी की जो मात्रा है, जो पानी की रिक्वायरमेंट है, वो पूरी नहीं होती। बच्चे को हमको साथ साथ में खुला पानी की मात्रा भी देनी चाहिए, ताकि बच्चा अपनी ज़रूरत मुताबिक पानी पीता रहे। अगर हम गर्मियों के दिनों में पानी बच्चे को साथ में प्रोवाइड ना करेंगे, तो पानी की डेफिशिएंसी के कारण उधर ज़्यादा बौला देने के कारण अगर उसको लूज़ मोशन लग जाते हैं, तो लूज़ मोशन में डिहाइड्रेशन की समस्या भी आती है और उसके साथ साथ कई तरह के बैक्टीरिया बच्चे के पेट में मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, जिसमें बच्चे को काफ स्कोर्स की प्रॉब्लम या काफ डायरिया की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसमें आप लोग देख पाओगे कि कभी बच्चा हरे रंग के, कभी येलो रंग के और कभी कभार वाइट रंग के, सफ़ेद रंग के दस्त उसको लग जाते हैं, जो कि अलग अलग कीटाणुओं के कारण होते हैं। और इसकी सबसे बड़ी समस्या गर्मियों में हम लोगों को ज़्यादा आती है। इसलिए गर्मियों के दिनों में हम लोगों को पशु को जो खीस की मात्रा है उसका कंट्रोल रखना चाहिए। और अगर उसको लूज मोशन लगते हैं तो लूज मोशन की जो संबंधित दवाएं हैं वो भी आप लोग इसको दे सकते हो। और उसके साथ साथ आप लोगों को पानी की सप्लाई भी ज़्यादा देनी पड़ती है। लेकिन अगर उसको लूज मोशन ज़्यादा देर के लिए लगते हैं तो उसमें हम लोगों को फ्लूइड थेरेपी भी इंट्रावेनस दे देनी चाहिए। इसमें हम लोग उस बच्चों को बचा पाएंगे। गर्मी के दिनों में अक्सर ये देखा गया है कि जो बच्चे हैं पहले 10 दिन इस लूज मोशंस के कारण या काफ स्कोर्स के कारण इसमें 10% मोर्टेलिटी आ जाती है। लेकिन अगर हम लोग सही तरीके से इसका सही मैनेजमेंट करें और सही तरीके से इनको पानी साथ में पिलाते रहें और ये खीस की मिकदार को ज़्यादा ना बढ़ाएं, तो हम इसकी पेट की बीमारियों को भली भांति कंट्रोल कर लेते हैं और इसमें काफ स्कोर की प्रॉब्लम नहीं आती। तो हमारे बच्चे बिल्कुल हेल्दी और तंदुरुस्त रहते हैं। सो प्यारे किसान भाइयों, ये बात है जब बच्चे आप लोगों के पैदा होते हैं तो आप लोगों ने बचपन के समय उसको कैसी कैसी बातों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप लोग इन सभी बातों का ख्याल रखोगे
तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को कोई भी बच्चा मरने की संभावनाएं बिल्कुल कम होती हैं। और इसके साथ साथ आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जब बछड़े पैदा होते हैं, चिच्चड़ों की अगर बात आती है, जिस काफ के शेड, जहाँ पे काविंग शेड है, जहाँ पे आप लोग उसकी माता को शिफ्ट करते हो, उसका जन्म होने से पहले उस काविंग शेड में माँ को शिफ्ट करने से पहले उस शेड को चिच्चड़ों से भली भांति बिल्कुल उसको फ्री कर लेना चाहिए। वहाँ पे प्रॉपर से स्प्रे करके, उसकी प्रॉपर से सफाई करके, उसमें चिच्चड़ों की दवाई की स्प्रे करके उसके 24 घंटे के बाद उसकी माँ को शिफ्ट करना चाहिए, ताकि बच्चे के ऊपर चिच्चड़ों की समस्या बिल्कुल भी ना आए। क्योंकि अगर बच्चों के ऊपर चिच्चड़ों की समस्या आती है तो उसमें बच्चों में बहुत सारी ऐसी बीमारियां पनपती हैं जो केवल चिच्चड़ों के कारण होती हैं। उसमें भी आप लोगों को चिच्चड़ों का पहले ही अगर आप लोग बंदोबस्त कर लोगे तो ये चिच्चड़ों की बीमारियों पे भी आप लोग कंट्रोल कर पाओगे। इसके बावजूद भी अगर आप लोगों के कोई कमेंट्स हैं, आप लोग कुछ और पूछना चाहते हो, तो आप इस वीडियो पे हमें अपने कमेंट्स लिखे भेजिए। हम अगली वीडियो में आप लोगों के जवाब देंगे। थैंक यू सो मच।